डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम में तेजी से खिसक रहे ग्लेशियर। मास्टर प्लान में लगे 200 से ज्यादा कर्मचारी फंसे, अब तक 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी। गंगोत्री धाम में गैर सनातनियों पर प्रवेश पर सख्ती, गैर सनातनी दर्शन करने से पहले करेंगे पंचगव्य का पान। मंदिर समिति ने गैर सनातनियों पर अहम निर्णय लिया। हरिद्वार में अर्ध कुंभ पर अखाड़ा परिषद का बड़ा फैसला, अर्ध कुंभ में साधुओं के लिए पहचान पत्र अनिवार्य, आधार कार्ड साथ रखना भी होगा आवश्यक, फर्जी साधुओं पर अंकुश लगाने पर लिया गया निर्णय। बेमौसम बारिश से गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मार्च के महीने में उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों खासकर बद्रीनाथ धाम में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। यहां चल रहे मास्टर प्लान के तहत काम कर रहे 200 से ज्यादा कर्मचारी भारी बर्फबारी के बीच फंस गए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी ने रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है और राहत व रेस्क्यू कार्यों में भी भारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इस बीच मौसम ने भी हालात को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका था। तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि ने ठंड को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह स्थिति बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी राहत की उम्मीद कम ही है। मौसम के इस बदले मिजाज ने गलियारों को भी लेकर चिंता बढ़ा दी है। जानकारों का मानना है कि तापमान में लगातार उतार चढ़ाव से ग्लेशियरों की गतिविधियां तेज हो सकती हैं, जिससे भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि लंबे समय में बर्फबारी को ग्लेशियरों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, लेकिन इस तरह के अचानक बदलाव जोखिम को भी बढ़ाते हैं। चार धाम यात्रा की तैयारियों पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है और रास्तों की सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे यात्रा की तैयारियों में देरी की आशंका और भी बढ़ गई है। प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड में है और हालात पर नजर बनाए हुए है। कुल मिलाकर मार्च में हो रही इस असामान्य बर्फबारी ने साफ कर दिया है कि पहाड़ों में मौसम तेजी से बदल रहा है और आने वाले दिनों में चुनौतियां और भी बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ गंगोत्री धाम को लेकर मंदिर समिति ने एक अहम निर्णय लिया है। समिति के अनुसार अब गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि विशेष शर्त के साथ उन्हें दर्शन की अनुमति दी जा सकती है। यह शर्त पंचगव्य के पान से जुड़ी है। मंदिर समिति का कहना है कि यदि कोई गैर सनातनी श्रद्धालु गंगोत्री धाम में दर्शन करना चाहता है तो उसे पहले पंचगव्य का पान करना होगा। इसके बाद ही उसे मंदिर में प्रवेश और पूजा अर्चना की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय गंगोत्री मंदिर समिति द्वारा लिया गया है, जो हाल के दिनों में धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सामने आया है। इससे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर सख्त रुख अपनाया गया था। वहां यह व्यवस्था बनाई गई थी कि यदि कोई गैर सनातनी केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम में दर्शन करना चाहता है तो उसे शपथ पत्र के माध्यम से सनातन धर्म में आस्था जतानी होगी। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव और चार धाम या महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम में सामान्य रूप से गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक रहेगी, लेकिन जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ पंचगव्य का सेवन करेंगे और गंगा जल से स्नान करेंगे, उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पंचगव्य 5 तत्वों गंगा जल, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी से मिलकर तैयार किया जाता है, जिसे धार्मिक दृष्टि से शुद्धिकरण का माध्यम माना जाता है। मंदिर समिति के अनुसार इस प्रक्रिया के बाद व्यक्ति को शुद्ध मानते हुए दर्शन की अनुमति दी जाएगी। सुरेश सेमवाल ने यह भी जानकारी दी कि मंदिर समिति के इस मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे, जो इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस व्यवस्था के लिए 8 से 10 सदस्यों की एक समिति गठित की गई है, जिसमें कानूनी जानकारी रखने वाले लोग भी शामिल हैं, ताकि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता या अधिकारों का उल्लंघन ना हो।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अर्धकुंभ 2027 हरिद्वार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। श्री महंत रविंद्र पुरी ने घोषणा की कि अब साधु संतों को इन मेलों में प्रवेश के लिए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड अनिवार्य होगा। अर्धकुंभ 2027 हरिद्वार को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बड़ा निर्णय लिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद व श्री मानसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि हरिद्वार अर्धकुंभ और सिंहस्थ कुंभ मेले में किसी भी साधु संत को बिना आधिकारिक पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही साधुओं को अपना आधार कार्ड भी अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा। अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि यह निर्णय अर्धकुंभ व कुंभ मेले की गरिमा बनाए रखने और फर्जी साधुओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। बिना पहचान पत्र के पाए गए इन भगवाधारियों की विशेष जांच की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मेले में प्रवेश से रोका जाएगा। श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अर्धकुंभ व कुंभ मेला सनातन धर्म की आस्था, परंपरा और संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है। ऐसे में फर्जी साधुओं की मौजूदगी से श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करेगी। उन्होंने ऑपरेशन कालनेमी को भी सराहना की। जनपद चंपावत के प्रसिद्ध मां वाराही शक्तिपीठ देवीधुरा में शुक्रवार को आस्था और विकास का ऐतिहासिक संगम देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से वर्चुअल माध्यम के जरिए मंदिर के भव्य नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास किया। प्रतिकूल मौसम के चलते उनका दौरा स्थगित रहा, लेकिन डिजिटल माध्यम से जुड़कर उन्होंने क्षेत्रवासियों के इस गौरवपूर्ण अवसर की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मां वाराही धाम को सदियों पुरानी अटूट श्रद्धा, शक्ति और लोक आस्था का केंद्र बताते हुए कहा कि यह स्थल केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का भी प्रमुख आधार है। उन्होंने देवीधुरा के प्रसिद्ध बगवाल मेले को वीरता, परंपरा और सामूहिक आस्था का अद्भुत प्रतीक बताते हुए इसे राज्य की सांस्कृतिक विरासत का गौरव बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस भव्य नवनिर्माण के बाद मां वाराही धाम राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 4 धाम शक्तिपीठों और सिद्ध पीठों के संरक्षण और पुनरुत्थान का कार्य तेजी से चल रहा है। विकास भी और विरासत भी के मंत्र साथ राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चंपावत के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि शारदा कॉरिडोर के तहत 189 करोड़ रुपए से शारदा घाट का पुनर्विकास कार्य शुरू हो चुका है, जबकि करीब 430 करोड़ रुपए के गोलिज्यू कॉरिडोर पर भी तेजी से काम हो रहा है। लोहाघाट में अत्याधुनिक एथलेटिक ट्रैक, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण जैसे कार्य भी तेजी से प्रगति पर हैं। सड़क और सुरक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। रीठा साहिब क्षेत्र में 24 करोड़ की लागत से सड़क नवीनीकरण, शहीद शिरोमणि चिलकोटी मोटर मार्ग का निर्माण, लोहाघाट में फायर स्टेशन और देवीधुरा में नई पुलिस चौकी की स्थापना से क्षेत्रीय ढांचा मजबूत हुआ है। जो आप सब लोग का स्नेह है, इसमें अपना योगदान इस कठिन परिस्थितियों में, इस बारिश में आप लोग यहाँ आए हैं और मां वाराही के इस भूमि पूजन और शिलान्यास में क्या आप सब लोग साक्षी हैं। सभी गणमान्य जन, श्री लक्ष्मण सिंह गनवरिया जी, श्री हीरा वल्लभ जी, श्री गोविंद सिंह सामंत जी, श्री नरेंद्र अग्रवाल जी, सतीश पांडे जी, जिलाधिकारी महोदय एवं अन्य गणमान्य जन, आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जुड़कर वो आ नहीं पाए, अपरिहार कारण सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक को वित्त, शहरी विकास, आवास और संसदीय कार्य जैसे अहम विभाग सौंपे गए हैं,
जिससे उनकी भूमिका सरकार में और मजबूत मानी जा रही है। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद जैसे ही मदन कौशिक हरिद्वार पहुंचे, उनके आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला। सैकड़ों समर्थकों ने फूल, मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल नजर आया। इस मौके पर मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि संगठन और सरकार दोनों में मिले अनुभव के आधार पर वे इस प्रदेश के विकास को नई गति देने का प्रयास करेंगे। मदन कौशिक ने खासतौर पर 2027 में हरिद्वार में प्रस्तावित महाकुंभ को लेकर भी अपनी योजना साझा की है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए समय रहते ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जब कभी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे वो सरकार की दी चाहे संगठन की दी, उसको ठीक प्रकार से उस दायित्व का निर्वहन करना, ये मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है। पार्टी ने संगठन में भी अच्छा काम दिया है। आज सरकार में पुणे मंत्री का दायित्व दिया है। मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अपने इस प्रदेश के विकास की दृष्टि से कार्य करूँगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। कुंभ होगा तो सारे मिलकर करेंगे, सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी लोग काम करने वाले हैं, तो इसलिए जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे सभी मिलकर पूरा करेंगे। बारिश से आम आदमी का जीना तो मुहाल हुआ ही है, वहीं गेहूं और सरसों की फसल पर भी बारिश को भारी नुकसान की मार पड़ी है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार गेहूं और सरसों का अच्छा उत्पादन होगा, लेकिन बारिश की कहर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसानों के सामने मुनाफा कमाना तो दूर, अब लागत वसूलने का संकट खड़ा हो गया है। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में गेहूं और सरसों की फसल से मौसम बारिश की भेंट चढ़ गई है। कुछ दिन पहले आई आंधी से जहां गेहूं की फसल गिर गई थी, तो अब सरसों की फसल की कटाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन दिन और रात हुई बारिश ने गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों की माने तो इस समय फसल पककर तैयार है, सरसों की फसल की कटाई हो रही है और गेहूं की फसल गिर जाने से अब और बारिश होने से फसल को 50% नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों की तरफ भी ध्यान दिया जाए और नुकसान हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। आंधी से भी लाई को बड़ा नुकसान हुआ है। अब इस टाइम गेहूं पका हुआ था, जैसे कि बरसात हुई तो गेहूं का बड़ा नुकसान हो गया, कम से कम 50% नुकसान हो गया है। सरकार को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई। बहुत लोगों ने तो बेचारों ने घर में रख ली थी, वो जो निकला दाना अन्य सब ऐसे फेंक दिया लाई का। विकासनगर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। मौसम के इस बदले मिजाज से जहां लोगों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं, वहीं जनजीवन पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूल के बच्चे भी इसका भरपूर आनंद लेते नजर आए। कुछ बच्चे छाता लेकर खुद को बारिश से बचाते दिखे, तो वहीं कई बच्चे बारिश की बूंदों के बीच मस्ती करते हुए खुश दिखाई दिए। बारिश का असर स्थानीय व्यवसाय पर भी पड़ा। रोजाना ठेली लगाकर अपना गुजारा करने वाले लोगों को काम बंद कर घर बैठना पड़ा, जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई है। बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, जिससे राहगीरों को अब आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बारिश से गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो लोगों को परेशानी और बढ़ सकती है। जनपद में किसानों की आय बढ़ाने और उद्यानिकी को नई दिशा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कृषि और आजीविका संवर्धन के विजन को आगे बढ़ाते हुए राजकीय पौधशाला मुडियानी में किसानों के लिए कीवी उत्पादन एवं बागवानी प्रबंधन पर 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उद्यान अधिकारी ने की, जिसमें जनपद के प्रगतिशील किसानों, उद्यान प्रभारियों और विभागीय अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने कीवी की उन्नत किस्मों, पौध तैयार करने की आधुनिक तकनीकों, रोपण विधि, पोषण प्रबंधन, रोग एवं कीट नियंत्रण के साथ साथ बाजार की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को यह बताया गया कि कीवी उत्पादन न केवल पारंपरिक खेती का विकल्प है, बल्कि यह एक हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में किसानों की आय को कई गुना
बढ़ा सकता है। विशेष रूप से चंपावत की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां इस फसल के लिए बेहद अनुकूल मानी जा रही हैं और इस अवसर पर कीवी नीति 2025 के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी देते हुए बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्र में कीवी बागान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत किसानों को 70% तक अनुदान दिया जाएगा, जबकि शेष 30% कृषक अंश होगा। 2 नाली से लेकर 50 नाली तक के क्षेत्रफल में बागवानी स्थापित करने पर योजना का लाभ मिलेगा। वहीं इससे अधिक क्षेत्र में खेती करने पर भी 50% अनुदान का प्रावधान है। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जा रही है। जिला उद्यान अधिकारी ने कहा कि आने वाले समय में कीवी उत्पादन चंपावत के किसानों के लिए आय का प्रमुख स्रोत बन सकता है। उत्तराखंड से एक प्रशासनिक और न्यायिक खबर सामने आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कमजोर पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों पर कड़ा एक्शन लिया गया है। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत 11 शासकीय अधिवक्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इसके अलावा अन्य वकीलों को भी सूची में शामिल करते हुए कुल 11 अधिवक्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन वकीलों पर हाईकोर्ट में मामलों की प्रभावी पैरवी न करने का आरोप था। कई महत्वपूर्ण फैसले इन मामलों में सरकार का पक्ष कमजोर तरीके से रखा गया, जिससे सरकार को कानूनी नुकसान उठाना पड़ा। इसी को गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया गया। सूत्रों के मुताबिक न्यायालय में लंबित मामलों और सरकार की हार की बढ़ती संख्या को लेकर भी सरकार पहले से चिंतित थी। इसके बाद विधि विभाग ने समीक्षा कर यह कार्यवाही की। राज्य सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अदालतों में लापरवाही या कमजोर पैरवी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार चाहती है कि उसके पक्ष को मजबूती से रखा जाए ताकि नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों को कानूनी समर्थन मिल सके। नए सरकारी वकीलों की नियुक्ति जल्द होने की संभावना। पैरवी की गुणवत्ता सुधारने के लिए सख्त मानक लागू हो सकते हैं। मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी बनाई जा सकती है। यह कार्रवाई केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि पूरे न्यायिक सिस्टम में जवाबदेही तय करने का संकेत भी मानी जा रही है। आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी इसी तरह की सख्ती देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।